तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन बिहार तो छोड़िए, खुद के चुनाव क्षेत्र में तेजस्वी यादव को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। हालात ये कि तेजस्वी यादव को वहां से खिसक जाना पड़ा। मामला राघेपुर विधानसभा क्षेत्र के विदुपुर का है, जहां तेजस्वी यादव संत कबीरदास कॉलेज परिसर में ग्रामीण कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने के अलावा चेचर गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जलापूर्ति योजना का शुभारंभ करने के लिए गए थे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जलापूर्ति योजना का शुभारंभ करने के बाद जब तेजस्वी यादव जाने लगे और गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाया तो उनके विरोध में नारे लगाए जाने लगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विरोध में लोग मोदी 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 चिल्लाने लगे। लोगों ने बाबा बागेश्वर के भी नारे लगाए। इसके बाद तेजस्वी यादव गाड़ी में बैठकर निकल गए। तेजस्वी यादव का विरोध उनके ही चुनाव क्षेत्र में होना मायने रखता है। तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी और मोदी के समर्थन में नारे तो लगे ही, साथ ही कुछ लोगों ने जय श्री राम और बाबा बागेश्वर के समर्थन में नारे भी लगाए। कार्यक्रम में विरोध और हंगामे को लेकर आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से राघोपुर और पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं, ये बीजेपी वालों को रास नहीं आ रहा। बीजेपी वालों का कलेजा फट रहा है, इसलिए इस तरीके का काम किया गया है। नारा लगाने वाले कौन लोग थे इसका पता नहीं, लेकिन आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। कुछ दिनों पहले ही बाबा बागेश्वर ने पटना के नौबतपुर में कथा कही थी। उनके आने से पहले तेजस्वी यादव के बड़े भाई और मंत्री तेज प्रताप ने काफी विरोध किया था। अब जब तेजस्वी यादव अपने चुनावी क्षेत्र में गए तो मोदी मोदी के साथ बाबा बागेश्वर के समर्थन में भी कुछ लोग नारा लगाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले हिंसा का दौर शुरू हो चुका है। टीएमसी ने पहले नामांकन को रोकने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर हमला किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां बूथ्स पर केंद्रीय बलों की तैनाती होनी है। इस बात को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। इसके पहले गवर्नर सीवी आनंद बोस ने चिंता जताई। राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने कहा कि अब बातें नहीं होंगी, केवल ठोस एक्शन दिखेगा। इससे पहले राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा था कि जिस तरह से नामांकन केंद्रों पर हिंसा हो रही है, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, वह लोकतंत्र पर हमला है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं और उससे पहले कई हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में गवर्नर ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा, प्रशासन केवल एक्शन लेगा, ठोस और प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इससे पहले राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा था कि चुनावों का फैसला वोटों की गिनती से होना चाहिए, न कि लाशों की गिनती से। बयान में कहा गया कि बंगाल में चुनाव से पहले मृतकों की बढ़ती संख्या हैरान करने वाली है। विडंबना यह है कि मीडिया भी गुंडों के निशाने पर है। चुनाव में जीत वोटों की गिनती पर निर्भर होनी चाहिए, न कि लाशों की गिनती पर। गुंडों, मवालियों, बाहुबलियों और अहंकार, लालच और घृणा के राक्षसों को मनमानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। राजभवन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मीडिया पर हमले का मतलब है संविधान, लोकतंत्र, आम आदमी और नई पीढ़ी पर हमला हो रहा है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना उसका अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनावों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हर हाल में इस हिंसा को खत्म कर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राजभवन की ओर से ये बयान कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद आया था। बयान में इसे अक्षरशः लागू करने की बात कही गई है। इसके पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव के दौरान राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा था कि राज्य चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करे। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे क्षेत्रों में जहां केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जाता है, वहां शांति और सुरक्षा राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान एजेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग पर विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी एकता का शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मसले भी सामने आ गए हैं जिसकी वजह से एकता की बातें तो दूर, आपसी कलह भी बढ़ने की उम्मीद है।
समान नागरिक संहिता के खिलाफ कांग्रेस मुखर है, लेकिन उसकी ही सहयोगी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस मामले पर अपनी अलग राय रखती है। अरविंद केजरीवाल भी समान नागरिकता के पक्ष में बयान दे चुके हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि 22वें विधि आयोग की सिफारिश के बाद विपक्षी दलों के बीच दीवार चौड़ी हो सकती है। विधि आयोग ने समान नागरिकता संहिता की वकालत की है और इसे लेकर जनता से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस मामले पर भाजपा मुखर है और उसका कहना है कि समान नागरिकता संहिता कानून होना ही चाहिए। पहले ही उसकी उत्तराखंड और गुजरात जैसी सरकारें समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए पैनल बना चुकी हैं। इस बीच पूरा मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है और ये विपक्षी एकता के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वजह ये कि कांग्रेस समान नागरिकता संहिता के खिलाफ रही है, वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में रहे हैं। शिवसेना तो अपनी स्थापना से ही अपना सैद्धांतिक मसला बताती रही है, भले ही वह भाजपा से अलग है, लेकिन समान नागरिक संहिता के मामले पर वह समझौता नहीं करना चाहेगी। इस तरह दो बड़ी विपक्षी पार्टियां अलग हो जाएंगी जो विपक्षी एकता की पैरोकार भी रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वाईएसआर और चंद्रबाबू नायडू, ओडिशा के नवीन पटनायक जैसे नेता भी इस मामले पर सरकार के साथ आ सकते हैं। विधि आयोग पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि उसे ये समझना चाहिए कि राष्ट्रहित और भाजपा हित अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब 21वें विधि आयोग ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को इस स्थिति में तो लागू नहीं किया जा सकता और न ही इसकी जरूरत है, तो फिर अब क्या बदल गया है। लेकिन कांग्रेस से अलग रुख रखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। हम तो हमेशा से समान नागरिक संहिता के समर्थन में रहे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी भी इसके खिलाफ नहीं हो रही। यहाँ तक कि गुजरात इलेक्शन से पहले तो बीजेपी को चुनौती दी थी कि वह पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करके दिखाए। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था कि समान नागरिक संहिता की बात संविधान के आर्टिकल 44 में कही गई है और इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसने चुनाव से पहले भले ही उत्तराखंड में इसे लेकर कमेटी बना दी, लेकिन इलेक्शन के बाद ये याद नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम काफी तेज हो गया है। विपक्षी एकता के लिए सौरभ भारद्वाज ने पंजाब, दिल्ली में कांग्रेस के नहीं लड़ने की शर्त रखी थी और इसके साथ ही कांग्रेस पर करारा हमला भी किया गया था। अब पलटकर कांग्रेस ने तीखा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सौरभ भारद्वाज को फ्रस्ट्रेट बताया। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि हमारे यहाँ लेन देन का चलन नहीं है, हम माप तौल की बात नहीं करते, हम उनके साथ खड़े हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं, संविधान बचाने का काम करते हैं। सौरभ भारद्वाज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। कर्नाटक में उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं, इसलिए वो निराश हैं और ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ खड़े होते हैं। कांग्रेस के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वह अपने साथ अरविंद केजरीवाल को नहीं देखना चाहती। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच इसी जंग से नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि उनकी कोशिश विपक्षी एकता के नाम पर छोटी पार्टियों को मजबूत करने की थी। लेकिन जिस तरह की शर्त पहले ममता बनर्जी और अब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने रखी है, उसके बाद कांग्रेस नीतीश कुमार के खेल को समझ गई और इस बात की उम्मीद अधिक है कि कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ऑफर कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा। इसके पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ये कह दे कि वह पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस पार्टी में न सिर्फ लीडरशिप की क्राइसिस है, बल्कि आइडिया का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस तरीके से खत्म हो गया कि उन्हें ये तक नहीं पता कि जनता चाहती क्या है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अब देश की सबसे नई पार्टी से आइडिया और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि सारे मैनिफेस्टो झूठे होते हैं, इसलिए हम गारंटी देते हैं। अब कांग्रेस ने इस शब्द गारंटी को चुरा लिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी पहली बार से बात लेकर आई थी, दिल्ली में हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे,
और 400 यूनिट तक आधे दाम पर लोगों को बिजली देंगे तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासी तौर पर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाने की बौखलाहट में आरजेडी के विधायक अजीबोगरीब किस्म के बयान दे डालते हैं, जिससे पूरे महागठबंधन की फजीहत तो होती ही है, जनता की नाराजगी भी सामने आती है। तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में इसके लिए नारे लगे क्योंकि लोग नाराज थे। बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ तेज प्रताप की बयानबाजी का गुस्सा भी लोगों में था। लेकिन इसके तुरंत बाद आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कह डाला कि रामचरितमानस तो मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी। रीतलाल यादव के इस विवादित बयान के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी हमलावर हो गई तो जेडीयू बीच बचाव की मुद्रा में दिखने लगी। रीतलाल यादव के बयान से जेडीयू ने खुद को अलग कर लिया। भाजपा ने यादव के बयान को लेकर उन पर हमला बोला और कहा कि वे लालू यादव के चरवाहा स्कूल के प्रोडक्ट हैं। यादव के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन धर्म के नाम पर तनाव पैदा करने वाला इस तरह का एजेंडा भाजपा का रहता है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। पटेल ने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। इसकी संस्कृति को पूरी दुनिया के लोगों ने अपनाया है और उस धर्म के खिलाफ बोलना अज्ञानता का परिचायक है। जो लोग रामचरितमानस पर बयानबाजी कर रहे हैं उनको ज्ञान की आवश्यकता है। भाजपा के एक अन्य प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जब से लालू यादव की पाठशाला में एडमिशन लिया है तब से नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि रामचरितमानस और रामायण कहाँ लिखा गया। जो लोग इस तरह के बोल रहे हैं वे लालू यादव के चरवाहा विद्यालय से पढ़े हैं। मास्टर तेजस्वी यादव रहे होंगे और राजद नेताओं पर रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी कोई पहली टिप्पणी नहीं है। इसके पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और राजद नेता चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। रीतलाल यादव कहते हैं कि हिंदुत्व राज एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। एक समय आया था राम मंदिर की लोग चर्चा करते थे। रामचरितमानस जब लिखा गया था तो एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल काल में हिंदू खतरे में नहीं था। रामचरितमानस पर रीतलाल यादव की टिप्पणी पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि लोग कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इससे जनता में गलत संदेश जाता है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, ये लोगों का निजी मामला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक दिन पहले कांग्रेस को जिस लहजे में दिल्ली और पंजाब से चुनाव नहीं लड़ने को कहा था, उसका मतलब यही था कि कांग्रेस दिल्ली और पंजाब से भाग जाए। अब उसी तरह से ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को बंगाल से गायब हो जाने को कहा है। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़पों को लेकर ममता बनर्जी एक तरफ हिंसा को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती के खिलाफ हैं, तो दूसरी तरफ तमाम हिंसक कार्रवाइयों के पीछे टीएमसी के नहीं होने का दावा भी करती हैं और सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ती हैं। दक्षिण 24 परगना में सीएम ने कहा कि आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीएम के राज में कौन सी शांति थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो बहुत राज्यों में रही है, वे संसद में हमारा सहयोग चाहते हैं और पार्टी हम पर हमला करती है। हम बीजेपी के खिलाफ उनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने न आए। बंगाल पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ गठबंधन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कल तक पंचायत चुनाव के लिए 2,31,000 नामांकन दाखिल हुए हैं। इनमें से टीएमसी ने 82,000 नामांकन किया, लेकिन विरोधी दल ने 1.5 लाख नामांकन किया। टीएमसी कुछ करे तो खराब, बीजेपी के ज्यादातर लोग चोर डकैत गुंडे हैं। ममता ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मैं बदलाव चाहती हूं, बदला नहीं। वे आज कह रहे हैं कि वे हमें रोकेंगे। अगर आप हमें डंडे से रोक रहे हैं तो मैं विरोध करने के लिए अपने डंडे का इस्तेमाल करूंगी। टीएमसी चीफ ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी है और बीजेपी कांग्रेस की गोद में।
दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की यात्रा के समापन पर जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पंचायत नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि भंगोर हिंसा के लिए टीएमसी जिम्मेदार नहीं है, टीएमसी पीड़ित है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के भंगोर में आईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर सिर्फ राहुल गांधी ने ही देश को बदनाम नहीं किया, बल्कि अब उसी रास्ते पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी चल रही है। राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भारत विरोधी 100 पर भारत टुवर्ड्स बीइंग अ ग्लोबल लीडर आयोजन का हिस्सा बना और भारत की सफलताओं की कहानी को पाकिस्तान से भी कमतर करके बताया। इसमें आतिशी ने कहा कि हमें अक्सर बताया जाता है कि भारत की जीडीपी अब $1 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार कर गई है। हमें बताया गया कि भारत सबसे तेज G20 अर्थव्यवस्था है और ऐसी कई अन्य जानकारियां दी गईं। हालांकि वास्तविकता उससे कहीं अधिक चिंताजनक और कमतर है। आतिशी ने कहा कि मुझे लगता है कि एक बेहतर संकेत है ये, जो वास्तव में आपको देश की स्थिति के बारे में बताता है, वह मानव विकास सूचकांक है। कुछ संकेतक हैं जिनमें 190 देश भाग लेते हैं। भारत 191 में से 132वें स्थान पर है। ये 75वें साल का भारत है। आतिशी ने ये भी कहा जबकि भारत खुशी चाहता है और ये अपने पड़ोसियों श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों को मानव विकास सूचकांक यानी HDI से बेहतर है। पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2021-22 के लिए मानव विकास सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जारी की। शुरुआत में ये नोट किया गया कि सूचकांक में सूचीबद्ध 90% देशों में 2020 या 21 में HDI में गिरावट देखी गई थी। भारत भी अपवाद नहीं था। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर था। सबसे पहले UNDP ने खुद स्वीकारा, भारत की गिरावट रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी और खतरनाक ग्रह परिवर्तन जैसे संकटों के सामने वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। लेकिन आतिशी को तो देश के खिलाफ बोलना था, इसलिए इस तथ्य को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इसमें आगे कहा गया कि एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय से संबंधित मानव विकास में लगातार 2 वर्षों 2020 और 21 में गिरावट आई है। ये पिछले 5 वर्षों की प्रगति के विपरीत रहा है। ये दर्शाता है कि दुनिया भर में मानव विकास 32 वर्षों में पहली बार ठप हो गया। ये वैश्विक गिरावट है। आतिशी ने ये सुझाव देने की कोशिश की कि भारत के मामले में HDI मूल्य में गिरावट एक अलग मामला है, जबकि अन्य देश इस मोर्चे पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे थे। अपने भाषण में दिल्ली की मंत्री ने HDI में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों के बारे में बताया, जिनमें औसत आय, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। इसके जरिए उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि किसी तरह लोगों की आय, शिक्षा और स्वास्थ्य समग्र रूप से मोदी शासन के तहत टॉस के लिए चला गया है। UNDP ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में दुनिया भर में अरबों लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, जब एक के बाद कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों ने प्रभावित किया और व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों परिवर्तनों का कारण बन गया। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि हमें बताया गया कि भारत में अरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 2020 और 22 के बीच 102 से 166 हो गई है और इन सब के बीच एक और आंकड़ा है जो 2020 से 2022 तक बढ़ा है, यानी देश में भूखे लोगों की संख्या। इन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं है। लेकिन आतिशी ने ये नहीं बताया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारत विरोधी आयोजन में जिस ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 का जिक्र किया, उसे भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ही खारिज कर दिया था। उसने रिपोर्ट को संकलित करने में इस्तेमाल की गई गलत पद्धति पर सवाल उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।